जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 21,116 करोड़ रुपए लेखा अनुदान सदन के पटल पर रखा है। 4 महीने के लिए बजट होगा। वहीं कल 11 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में कल बजट पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नेता प्रतिपक्ष को लेकर के विपक्ष पर सवाल खड़े किए। सौरभ बहुगुणा ने कहा 19 विधायक जीत कर आ रखे हैं, बावजूद इसके अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन विपक्ष ने नहीं किया। उनके नेता सिर्फ दिल्ली दर्शन कर रहे हैं। नहीं, परंपरा तो सही नहीं है और 19 लोग जीत के आए हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनना कोई बहुत बड़ी उनके लिए मुश्किल का समय नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर कितनी बड़ी अंतरकला है और गुटों में बढ़ गई है कांग्रेस और एक नेता विपक्ष की पोस्ट के लिए गुटबाजी चल रही है। लोग दिल्ली दर्शन कर रहे हैं, दिल्ली भाग रहे हैं। तो अभी ये मेरे ख्याल से परंपरा अच्छी नहीं कांग्रेस ने आज शुरू करी है, नई शुरू है और लेकिन अच्छी नहीं है ये लोकतंत्र के लिए। कांग्रेस के विधायक अनुपमा रावत ने विधानसभा सत्र के दौरान देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने कहा कि मैं जब अपने क्षेत्र में जा रही हूं तो महिलाएं मुझसे पूछ रही हैं कि महंगाई लगातार बढ़ ही जा रही है, सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही। कि महंगाई इतनी बेतहाशा बढ़ गई है। मैं क्षेत्र में जा रही हूँ, महिलाएं मुझसे पूछ रही हैं कि सिलेंडर जो है 1000 के पार होने जा रहा है, आप क्या कहोगे। मैं विपक्ष में विधायक हूँ, अगर हमारी सरकार होती तो हम ज़रूर इसमें ठोस कदम उठाते और हम उम्मीद करते हैं इस नई सरकार से कि ये इसमें ठोस कदम उठाएं और सब्सिडी दें। राज्य को इतना बड़ा मैंडेट जनता ने इन्हें दोबारा दिया है, इनको खरा उतरना चाहिए इस पर। दुनिया का सबसे बड़ा स्फटिक मणि रत्न यंत्र जोशीमठ के ज्योतिर्मठ में जल्द ही स्थापित कर दिया जाएगा। द्वारिका शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने बताया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा स्फटिक मणि रत्नम यंत्र है। यह 4 फुट बड़ा है और 500 किलो इसका वजन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस यंत्र में सभी की मनोकामनाएं पूरी करने की क्षमता है। यह दुनिया का दुर्लभ यंत्र है। स्फटिक मणि के ऊपर श्री यंत्र बना करके उसकी पूजा करने से सकल कामनाओं की सिद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और यंत्र जितना छोटा होता है तो यंत्र के प्रत्येक कोण में अलग अलग देवियों का निवास है, तो उनकी पूजा करने में उतनी ही कठिनाई होती है। इसलिए लोग सोचते हैं कि यंत्र अगर बड़ा होता तो वहाँ पर हमको एक एक देवी का स्थान कल्पित करके उसकी पूजा करने में सरलता सुगमता होती, इसीलिए बड़ा बनाया जाता है। लेकिन स्फटिक मणि जो है ये जमा हुआ पानी है। जैसे आपके हिमालय में पर्वत की श्रृंखलाओं के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, पानी जम जाता है, थोड़ा कठोर हो जाता है, उसी तरह से धरती के अंदर अगर वही बर्फ़ पड़ी रह जाए तो कहते हैं कुछ 1000 या कुछ लाख वर्षों में वो पत्थर हो जाता है। अपनी मांगों को लेकर के डाकघर कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसमें आसपास के दर्जनों पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने अपने डाकघरों में काम ठप कर रखा है। अपनी मांगों को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं डाक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को उठाते हुए कहा कि डाकघरों में 5 दिन का कार्य समाप्त सरकार को लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जीडीएस कर्मचारियों के लिए गठित कमलेश चंद्र कमेटी की सभी सिफारिश लागू की जाए और डाक लेखा कार्यालय के विकेंद्रीकरण को शीघ्र बंद किया जाए। लगभग 1 दर्जन मांगों के साथ कोटद्वार के मुख्य डाकघर में अन्य ब्रांच डाकघरों के कर्मचारियों ने एकत्र होकर जोरदार नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। हमारी मुख्य मांगे 3 मांगे थी कल। एक हमारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर थी और हमारी 5 दिन का कार्यकाल को लेकर थी और तीसरा जो विभागों का निजीकरण हो रहा है उस पर रोक लगे, और हमारी ये 3 मुख्य मांगे थी। और इसके साथ हमारी एक मांग और भी है कि जो हमारा पीए कार्डर है वो अभी 2-3 साल में उसमें बैकलॉग आ जाएगा और बैकलॉग के कारण ये होगा कि जो भर्तियां हैं पीए कार्डर में वो नहीं हो पाएंगी।
उत्तराखंड में इस बार युवा नेतृत्व की सरकार चल रही है और युवा जोश के साथ प्रदेश की कमान एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी के हाथ में सौंप दी गई है। ऐसे में उत्तराखंड की जनता को भी युवा सरकार से काफी उम्मीदें हैं, जिस पर सरकार को खरा उतरना है। लेकिन सरकार में काम करने के लिए नौकरशाहों पर भी लगाम लगाना होगा, जिसके लिए मंत्री भी मांग कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। लिखना चाहिए। मेरा खुद का भी यही मानना है कि जो अधिकारी आपके साथ काम कर रहा है उसकी एसीआर लिखने का अधिकार मंत्री का ही होना चाहिए। देखिए, इस बार में बैठ के बातचीत करेंगे क्योंकि माननीय सतपाल महाराज जी हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं। निश्चित रूप में बहुत आवश्यक है और पहली कैबिनेट में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि भाई कम से कम मंत्री अपने सेक्रेटरी की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखें। अभी तो सरकार को तय करना, मुख्यमंत्री को तय करना है कि जो परंपरा पूर्व में थी उसको पुनः लागू किया जाए या नहीं। सीआर तैयार करना नहीं करना ये तो सरकार का काम है। धामी सरकार के मंत्री नौकरशाही पर लगाम कसना चाहते हैं। सरकार पर नौकरशाही के बेलगाम होने के आरोप लगते रहे हैं, जिससे मंत्रियों को कई बार जनता के कार्य करवाने से असहज होना पड़ता है। ऐसे में कई सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। पिछले सरकार में राज्य मंत्री रेखा आर्य के एक आईएएस अफसर से विवाद छिड़ने के बाद सचिवों की वार्षिक चरित्र पंजिका लिखने के अधिकार का मुद्दा प्रदेश में गरमाया, जिसके बाद से अब धामी सरकार के मंत्री सचिवों की गोपनीय रिपोर्ट लिखने की मांग उठा रहे हैं, ताकि विभाग के सचिव अनुशासन से काम कर सकें। देखिए, लिखना चाहिए। मेरा खुद का भी यही मानना है कि जो अधिकारी आपके साथ काम कर रहा है उसकी एसीआर लिखने का अधिकार मंत्री का ही होना चाहिए। और हमने ये बात ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाली है। उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको इसमें फैसला दिखेगा। देखिए, इस बार में बैठ के बातचीत करेंगे क्योंकि माननीय सतपाल महाराज जी हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं और यदि उन्होंने कहा है तो स्वाभाविक रूप से बैठ के हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि ब्यूरोक्रेसी को जो जैसा हम लोग बार हम भी कभी कभी महसूस करते थे, तो अधिकारियों को काम तो करना पड़ेगा क्योंकि अब ये सरकार युवा नेतृत्व की सरकार है और अपेक्षाएं हमें जनता की पूरी करनी है। और बिल्कुल ये बात मैं भी कहने को तैयार हूँ कि जनता के अपेक्षाओं पे हम लोग खरा उतरें और अधिकारियों को उन जो हम लोग निर्णय लेते हैं, जो हम लोग काम करते हैं, उसको धरातल तक पहुँचाने का वो काम करें। उसमें कोताही किसी प्रकार की न बरतें, ये मैं भी कहना चाह रहा हूँ। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य को छोड़कर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी सहित कई राज्यों में मंत्री विभागों के सचिवों की गोपनीय रिपोर्ट लिखने का अधिकार रखते हैं, जिससे विभागीय सचिव अनुशासन से काम कर सके। धामी सरकार में वरिष्ठ मंत्री सतपाल महाराज की माने तो सचिवों का सीआर लिखने का अधिकार मंत्रियों को होना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री से सभी मंत्रियों को मांग उठानी चाहिए। निश्चित रूप में बहुत आवश्यक है और पहली कैबिनेट में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि भाई कम से कम मंत्री अपने सेक्रेटरी की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखे। ये बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा सेना में अनुशासन होता है, क्योंकि सेना का जो सीओ होता है वो अपने जूनियर ऑफिसर की सीआर लिखता है। यहाँ पर ये प्रक्रिया पहले थी, माननीय तिवारी जी के समय में थी, अब प्रक्रिया वो रोक दी गई। फिर इसको बहाल करना होगा। आपने देखा होगा जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो डीएम की सीआर लिखता था और मंत्री जो है वो सेक्रेटरी की सीआर लिखता था। बहुत ज़रूरी है ये, और मैं समझता हूँ अनुशासन लाने के लिए और मैं समझता हूँ कि एफिशिएंसी को लाने के लिए बहुत आवश्यक है। सरकार में नौकरशाही हावी होने को लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी सरकार पर कई बार हमला कर चुकी है। हालांकि वे भी मंत्रियों के फैसले से खुश दिखाई दे रही है। कांग्रेस के विधायकों की माने तो सचिवों की सीआर लिखने का फैसला सरकार को करना है। अगर उन्हें लगता है कि सचिवों की सीआर मंत्री लिखे तो उसमें सरकार को फैसला लेना होगा। नहीं, देखिए, पूर्व में ये व्यवस्था थी। अभी तो सरकार को तय करना, मुख्यमंत्री को तय करना है कि जो मंत्रियों के साथ सचिव रहते हैं उनके परिप्रेक्ष्य में क्या सीआर लिखने की जो परंपरा पूर्व में थी उसको पुनः लागू किया जाए या नहीं किया जाए। देखिए, सीआर तैयार करना नहीं करना ये तो सरकार का काम है। अगर सरकार के ही लोग याचक बन जाएंगे तो फिर कौन बनाएगा कानून, आप ये बताइए ना। अब सीआर लिखना है नहीं लिखना है ये तो सरकार का काम है, विपक्ष के लोगों का काम थोड़ी है। और अगर सरकार में बैठे हुए ही लोग ही अपने को अगर कमज़ोर समझेंगे तो फिर कौन करेगा इसकी मॉनिटरिंग, कौन करेगा, कौन कानून बनाएगा। कानून बनाने का काम है विधानसभा का काम है, विधायक दल का काम है, विधानसभा का काम है, मंत्रियों का काम है। तो फिर अगर
ये सुनने को मिलेगा कि इनकी सीआर होनी चाहिए। ये तो बहुत पहले से सुन रहा हूँ मैं कि सेक्रेटरी जो है मंत्रियों की सीआर लिखे, परंतु इसके लिए कानून बनाएगा कौन? ये तो विपक्ष की भाषा है। धामी सरकार के मंत्री नौकरशाही पर लगाम कसना चाहते हैं, क्योंकि सरकार पर कई बार नौकरशाही के बेलगाम होने का आरोप लगते रहते हैं। लेकिन नई सरकार का गठन होते ही मंत्री सचिवों की सीआर लिखने का अधिकार देने की जोरदार वकालत करने लगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर संज्ञान लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। बाजपुर में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के आशा वर्कर्स का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। इस दौरान आशा वर्कर ने धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के मांगे पूरी किए जाने की बात कही। बता दें कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों और फेडरेशनों के संयुक्त आह्वान पर देश भर में 28 और 29 मार्च को देश भर की आशा वर्कर्स और स्कीम वर्कर हड़ताल कर रहे हैं। इसी के चलते बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा वर्कर ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन किया। आशा वर्कर ने प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वर्ष 2021 में आशा वर्कर्स के लिए जारी किए गए शासनादेश को लागू करने की मांग की है। इस दौरान आशा हेल्थ वर्कर यूनियन की प्रदेश उपाध्यक्ष रीता कश्यप ने कहा कि यदि मांग को पूरा नहीं किया गया तो जल्द आशा वर्कर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जो हमारे अब नए मुख्यमंत्री बने हैं माननीय पुष्कर धामी जी, उन्होंने पिछली बार भी हमसे वादा किया था, लेकिन शासनादेश जारी होने के बावजूद भी जो है हम लोगों को पैसा नहीं मिल पाया है। हम लोग चाहते हैं कि वो जो पिछला काम उनका है रुका हुआ सारा उसको पूरा कर दें। साथ ही 26,000 मासिक मानदेय जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं, चाहे वो आशा हो या कोई भी हो, उनको जो है 26,000 मासिक वेतन वो दें। और ये जो हमारा आज का ज्ञापन है हम अपने अधीक्षक महोदय को प्रेषित करेंगे, जो प्रधानमंत्री जी के नाम से है। चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाधान करें। वहीं श्रीनगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले दुरुस्त ग्रामीण क्षेत्र मोलाठा खाल से टीला गांव तक जाने वाली सड़क के डमरीकरण का काम जोरों पर है, लेकिन वर्षों से इस डमरीकरण के लिए टीला गांव के ग्रामीणों द्वारा आवाज उठाई गई थी, जिसके फलस्वरूप अब डमरीकरण का काम शुरू हो गया है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि यह डमरीकरण का काम मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण द्वारा इस सड़क के ध्रुवीकरण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, जिस पर ग्रामीण सड़क को हाथों से उखाड़ते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद अब इस वीडियो के आधार पर जिला अधिकारी ने संज्ञान लिया है। जिला अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने श्रीनगर डिवीजन PMGSY को निर्देश किया है। जो शिकायत प्राप्त हो रहा है मोल्टाखाल टीला में जो PMGSY की सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था, उसमें बिटुमिन का डामरीकरण का कार्यवाही गतिमान है। अभी 2 दिन पहले शुरू हुआ है, लेकिन गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों का शिकायत आ रहा था। उसको देखते हुए रिएक्शन जो PMGSY है श्रीनगर डिवीजन के, उनको निर्देश दिया है कि मौके पर जाकर संबंधित गुणवत्ता की जांच करेंगे और जांच में जो कमियां पाई जाती हैं उसके लिए तत्काल जो है सरफेस को रिले करने की कार्रवाई करेंगे, और अगर नहीं हो पाता है तो संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध जो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का कार्य कर सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां आज से कंडोलिया मैदान में 15 दिवसीय ट्रेड फेयर मेले का आयोजन शुरू हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने रिबन काट करके मेले का शुभारंभ किया। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि कोरोना काल के चलते 2 साल बाद पालिका प्रशासन की ओर से ट्रेड फेयर मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर के कंडोलिया मैदान में मेला समिति द्वारा दुकानों को लगाना शुरू कर दिया गया है। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 15 दिवसीय इस मेले में स्थानीय लोग और बच्चों को ट्रेड व्यापार मेले में जहां मनोरंजन को लेकर के झूले चरखियां मिलेंगी, तो वहीं मेले में लोग सस्ते दामों में घरेलू सामग्री भी खरीद सकेंगे। वहीं मेले के आयोजनकर्ता आयुष मियां मेला संचालक का कहना है
कि उनके द्वारा दूसरी बार पौड़ी में इस मेले को लगाया गया है और इस बार बड़े स्तर पर मेले का लाभ यहां की जनता उठा पाएगी। जैसे कि सभी को सूचित होगा कि पिछले बार भी कोरोना का कार्यकाल चल रहा था, कोरोना वर्ष चल रहा था, परंतु उन तमाम चीज़ों के बाद भी नगर पालिका अध्यक्ष जी के सहयोग से हम सभी लोग यहाँ पर पौड़ी के क्षेत्र की तमाम जनता, सब लोगों का सहयोग के बाद हम लोग उस मेले को लगाने में सक्सेस हुए थे और इस बार भी ठीक उसी प्रकार से हम लोग उस मेले को लगाने में सक्सेस हुए हैं और आज से मेले की शुरुआत हो चुकी है। माननीय नगर पालिका के अध्यक्ष बड़े भाई यशपाल बेनाम जी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। तो मेरा क्षेत्र की तमाम जनता से, गाँव तक तमाम लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग भी आइए और इस मेले में आप लोग आइए, सस्ते दामों पे आप लोग यहाँ से सामान खरीदारी करिए और बच्चों के लिए भी मेरा एक निवेदन रहे कि आप आइए यहाँ पर और झूलों में आप लोग अपनी अच्छे से आप मस्ती कर सकते हैं। देखिए, नगर पालिका द्वारा एक नई परंपरा का यहाँ पे शुरुआत की गई है और मैं संदीप जी है, आप लोग हैं, तमाम लोग जो इसको ट्रेड फेयर मेला का संचालन कर रहे हैं, मैं इनको भी बधाई देता हूँ। और कोरोना के बाद जो है पिछली बार हमारा ये ट्रेड फेयर मेला लगा था और इस समय भी ग्रीष्मोत्सव के तहत इसे जोड़ के देखिए, क्योंकि मई माह में फिर हम ग्रीष्मोत्सव का आयोजन कर रहे हैं और ये पौड़ी जिसको कि पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है और उसकी ओर हम नगर पालिका परिषद भी और तमाम जनप्रतिनिधि लोग उस ओर अग्रसर हैं। तो उसी के संबंध में हमने इनसे निवेदन किया और मैं इनका धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ट्रेड फेयर मेला इस समय लगाया। और अब खबर दिनेशपुर से, जहां दुर्गापुर नंबर 1 स्थित जग्गा पैकेजिंग फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते आग लग जाने से लाखों रुपए की मशीनरी और सामान जलकर राख हो गया। बड़ी मुश्किल के साथ स्थानीय लोगों के अलावा फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग को बुझाया। इस मौके पर फैक्ट्री स्वामी काबल सिंह विर्क का कहना है कि जब उनको सूचना मिली तब वो घर पर थे और जब वहां पहुंचे तो आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की यहां पर आशंकाएं जताई जा रही है। वहीं फायर ब्रिगेड के चीफ फायर अफसर उधम सिंह नगर के वंश बहादुर यादव ने कहा कि लगभग 8 बजे इस फैक्ट्री में आग लगी, जिसके बाद वो रुद्रपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेकर के पहुंचे। फैक्ट्री कर्मियों ने अभी अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया है। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है, जिसकी जांच की जा रही है। लगभग 8 बजे मिली हम लोगों को। इस पर जो है फायर स्टेशन रुद्रपुर से 2 गाड़ियाँ तुरंत रवाना की गई, फायर स्टेशन पंतनगर से, और फिर हम प्राइवेट इंडस्ट्री चूँकि यहाँ नज़दीक अशोका लीलैंड है उसको बताया, टाटा मोटर्स को और बजाज इंडस्ट्रीज को, इनसे एक गाड़ियाँ लिए और उससे जो फायर फाइटिंग की। पहले इनके यहाँ जो फायर फाइटिंग सिस्टम जो लगा हुआ है इन्होंने उससे ट्राई किया। जब हम लोग पहुँचे हैं तब तक ये लोग फायर फाइटिंग कर रहे थे, लेकिन इनसे कंट्रोल नहीं हुई क्योंकि उसमें केमिकल था। जो कुछ प्रिंटिंग मटेरियल में जो केमिकल यूज होता है उसमें जब आग पकड़ ली तो वो काफ़ी ख़तरनाक हो गई। उसको एक्सटिंग्विश मतलब बुझाने में हम लोगों को जो है फोम कंपाउंड का इस्तेमाल करना पड़ा। फोम डालने के बाद ही वो कंट्रोल में आई। अप्रैल से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रों की तैयारियां जोरों पर हैं। आगामी 2 अप्रैल से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रों की तैयारियां जोरों पर है। भक्तों द्वारा भगवती दुर्गा के सभी शक्तिपुंजों को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। सिद्धपीठ काली मठ में भी चैत्र नवरात्रों की तैयारियां जोरों पर है। मंदिर समिति और हकुमधारियों द्वारा भगवती काली की मुख्य मंदिर सहित सहायक मंदिरों को भव्य और दिव्य रूप से सजाया जा रहा है। भगवती काली की तपस्थली सिद्धपीठ काली मठ साथ ही साथ तीर्थ सरस्वती नदी के किनारों बसा हुआ है। इस तीर्थ में वर्ष भर श्रद्धालुओं का आवागमन यूं ही जारी रहता है तथा चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में इस तीर्थ में प्रतिदिन सैकड़ों भक्त आकर के भगवती काली की पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगते हैं। इस तीर्थ में महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती की पूजा एक साथ ही की जा सकती है। वहीं अल्मोड़ा में साइबर ठगी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने फर्जी आधार कार्ड और सिम के माध्यम से एक रिटायर्ड कर्मचारी के खाते से 11 लाख से अधिक की रकम हड़प ली। दरअसल पीड़ित ने बताया कि 10 से 19 जनवरी के बीच में उसके खाते से करीब 11,18,000 की रकम निकाली गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू करी। जिसके बाद पता चला कि पूरी घटना को उत्तर प्रदेश के संभल जिले से अंजाम दिया जा रहा था, जहां साइबर ठगों ने पीड़ित का जाली आधार कार्ड दिखा करके सिम खरीदी और SBI का ऐप डाउनलोड कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और गिरोह के बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है।
वहीं चमोली पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नए नए तरीके अपना करके साइबर ठगी को अंजाम दिया जाता था। एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करवाकर ठगी की जाती थी। वहीं ठगी करने वाला सामने वाले व्यक्ति को होल्ड पर रहने की बात करता था और उसके बाद एसएमएस के जरिए ठगी को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर पहाड़ी जिलों से जिला विकास प्राधिकरण को खत्म करने की मांग को लेकर के अल्मोड़ा में फिर से आंदोलन शुरू हो गया। लगभग 3.5 साल से चल रहे ये आंदोलन चुनाव और आचार संहिता के चलते कुछ महीने से स्थगित चल रहा था। आज अल्मोड़ा के गांधी पार्क में प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलनकारी मुखर हो गए। इस दौरान आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द प्राधिकरण को खत्म करने की मांग की है। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पीताम्बर पांडे ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार तानाशाही में सत्ता चला रही है। बहुत ही जन विरोधी जो विकास प्राधिकरण यहाँ थोपा गया है पर्वतीय भूभाग में, पर्वतीय क्षेत्रों में, उसके विरोध में हमारे अल्मोड़ा के संघर्ष समिति द्वारा लगातार इसका विरोध विगत 4 साल से किया जा रहा है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े कष्ट की बात है कि वर्तमान सरकार इस तरफ झांकने को भी तैयार नहीं है, इसको मानने को तैयार नहीं है। दरअसल में बात यह है कि उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग में यहाँ पर बहुत कम जमीन लोग लेकर के नगर के रोड के किनारे बसना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, आज मकान बनाने से वंचित हो गए हैं। विकास प्राधिकरण वापस लो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रदेश सरकार शर्म करो, शर्म करो। जिला विकास प्राधिकरण समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। जिला विकास प्राधिकरण समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। जनता का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ। और साथ ही साथ कांग्रेस द्वारा भी सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा गया। इन्हीं खबरों के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।